नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सलूक मोदी जी की बीजेपी ने अपने छोटे भाई शिवसेना के साथ किया है, ऐसा सलूक हिंदुस्तान ने पिछले 75 वर्षों में सियासत में नहीं देखा है। डंके की चोट पर शिवसेना के एक एक विधायक तोड़े जा रहे हैं और जो नहीं टूटे उनको जेल भेजा जा रहा है। और आज इसी कड़ी में ताजा किस्त हैं संजय राउत। जी हां, सबसे खास उद्धव ठाकरे के सबसे खास संजय राउत को भी आज ईडी ने ना सिर्फ गिरफ्तार किया, जेल का रास्ता दिखाया है। अभी उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल रहा है और उसके बाद उनकी मंजिल जेल है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद आज ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे की हिम्मत और बढ़ गई है और पहली बार बिना नाम लिए उन्होंने मोदी जी की तुलना हिटलर से कर दी। और भी बहुत सी तल्ख बातें उद्धव ठाकरे ने आज कही। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धि बल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। अब उद्धव ठाकरे की इस तल्खी के साथ साथ उनमें एक गजब का कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है और इस कॉन्फिडेंस की दो वजह। एक, गेम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि 3 अगस्त से सुनवाई शुरू हो रही है कि शिवसेना दरअसल किसकी है, एकनाथ शिंदे बागी की है या बाला साहब के परिवार की, यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की है। ये फैसला भी आना है और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला भी रुका है 1 महीने से, और बल्कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, बाकी कोई मंत्री नहीं। इस तरह से सरकार चल रही है बागियों की महाराष्ट्र में और फैसला भी आना बाकी। एक और बात जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती है वो ये कि भले ही कागज़ पर उनको लगता है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सहानुभूति उन्हें मिल रही है और वो लहर भी उन्हें दिखने लगी है। तो इस खेल का सारा दारोमदार अब इस शख्स पर या इनके कंधों पर है। ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब। और रमन्ना साहब जिस तरह से मौजूदा सरकार के मुखालिफ बातें कर रहे हैं, उससे शिंदे भी हिले हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस भी हिले हुए हैं, मोदी जी भी हिले हुए हैं और भाजपा के चाणक्य भी हिले हुए हैं कि आखिर फैसला क्या आएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे के सारे एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए, कुछ धमाकेदार बात करने के लिए, कुछ बड़े खुलासे करने के लिए आपके सामने मैं इनको लेकर आया हूँ, अशोक वानखेड़े। सचमुच में महाराष्ट्र के सबसे निर्भीक, सबसे बेखौफ पत्रकार, और ये कुछ बड़ी बातें कहने जा रहे हैं आज। आखिर तक सुनिएगा इनको। ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए। इन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व, हम हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व के साथ कुछ नहीं था। ईडी की नोटिस जाती है, हिंदुत्व याद आता है। तो ये जो ईडी की पीड़ा है, इससे छूटने के लिए सबसे बड़ा जो टैबलेट है, एक छोटी सी, बड़ी मतलब एक छोटी टैबलेट है, कबल ब्रांड टैबलेट। यदि वो आप खा लो तो आपको ईडी का प्रकोप खत्म हो जाता है। अब अशोक वानखेड़े आज वाकई कुछ धमाकेदार खुलासे लेकर आए हैं। ये खुलासे मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और सवाल ये है मेरा कि संजय राउत, जिन्हें आज जेल का दरवाजा दिखाया गया, जो इस वक्त कस्टोडियल इंट्रोगेशन जिनका चल रहा है, ईडी कर रही है, जिनके घर से महज 11 लाख या कुछ रुपए मिले हैं, अगर वो जेल जा सकते हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो जिनके पास 11 लाख नहीं 1100 करोड़ रुपए की दौलत है बेशुमार, जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, जो सीबीआई लेंस के नीचे हैं, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद जो एकनाथ शिंदे के गुट में हैं, जो बागी हैं, उन पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही?
उन पर इनकम टैक्स ने आंख क्यों मूंद ली है? ईडी ने उनकी फाइलें बंद क्यों कर रखी इस वक्त? एक तरफ एक आदमी जेल जा रहा है और दूसरी तरफ इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। अब प्रताप सरनाइक, इन्हें कुबेर कहा जाता है शिवसेना का, और इनके ऊपर ईडी के छापे हुए, ईडी ने इनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी, बेनामी प्रॉपर्टीज अटैच कर रखी, फाइलें खुली हुई हैं। इनको कायदे से जेल में होना चाहिए था, लेकिन जब से ये शिंदे की गोद में बैठे हैं या बीजेपी के गोद में बैठे हैं, ईडी इनके घर दस्तक नहीं दे रही, बल्कि यूं कहें कि ईडी ने एक तरह से फाइल ही बंद कर रखी है प्रताप सरनाइक की। एक और साहब देखिए, और इनके पास भी कम संपत्ति नहीं है, हो सकता है 10 गुना ज़्यादा हो, वो तो अशोक वानखेड़े आपको बताएंगे। यामिनी जाधव, अब यामिनी जाधव पर भी ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, और इनके जो पतिदेव हैं, जो एक शिवसेना के बड़े नेता थे, रसूखदार नेता थे, दौलतमंद नेता थे, वो भी ईडी के रडार पे। कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि यूं कहें कार्रवाई बंद हो गई, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ईडी ने इनके लिए। भावना गावली एक और आप देखिए, और इनके साथ भी वही ईडी का केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर भी चल रहा है, और बड़ा केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी इनके घर नहीं जा रही। और इस तरह के तमाम दोस्तों, इस तरह के तमाम और शिवसेना के विधायक और सांसद हैं जिन पर ईडी का लेंस है, वो जो ईडी के रडार पे हैं, जिनकी फाइलें खुली हैं, लेकिन क्योंकि वो उद्धव ठाकरे की गोद से एकनाथ शिंदे की गोद में आ गए और उन्होंने भाजपा की मदद करके सरकार गिरा दी, ईडी ने एक तरह से मैं कहूँ अब तक के लिए क्लीन चिट दे रखी है। आगे कार्रवाई होगी नहीं होगी भगवान जानता है। अब ये जो विधायक है, एक लंबी लिस्ट है दोस्तों, एक लंबी लिस्ट है जिसमें ज़्यादातर विधायक जिन पर ईडी की जांच थी, इनकम टैक्स की जांच थी, या सीबीआई के मामले थे, शिकायतें थीं, वही सब कूद कूद के उद्धव ठाकरे की गोद से एकनाथ शिंदे की गोद में बैठ गए, भाजपा की गोद में बैठ गए। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, लेकिन उनको ईडी टच नहीं कर रही, सीबीआई उनकी तरफ देख नहीं रही। और संजय राउत जो मूलतः एक पत्रकार हैं, संपादक हैं, 30-35 साल का कैरियर है, राज्यसभा के सांसद बनाए गए, धन पशु जैसी उनकी इमेज नहीं है मुंबई में। पत्रकार हैं, सामना के संपादक हैं। अब सवाल यह है कि कितने भ्रष्ट हैं संजय राउत, या फिर उनसे ज़्यादा भ्रष्ट वो थे जिनकी तस्वीरें आपने देखी। अब ये क्या मामला है, इस पर सीधे चलते हैं वानखेड़े साहब के पास। मैं भाऊ सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उद्धव ठाकरे जी ने, और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई नितिन गडकरी कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ने का कभी कभी मन करता है, क्योंकि देश के राजनीतिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। उनका इशारा उद्धव ठाकरे का मोदी जी के लिए था, अमित शाह के लिए था। उसने कहा लेकिन मैं इस तरह की राजनीति से लड़ता रहूंगा, और मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं, मैं असली शेर हूं। देखिए दीपक जी, अभी जो उद्धव ठाकरे ने स्टैंड लिया है वो नेचुरल है, क्योंकि संजय राउत को कल हिरासत में ले लिया और रात को 12-12:30 बजे उनको अरेस्ट किया एक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पत्राचाल का जो स्कैंडल है उसमें। तो जब जो 24/7 संजय राउत लगातार डिफेंड कर रहे थे ठाकरे परिवार को, जब दिशा सलवनिया केस हो या सुशांत राजपूत केस हो, जिसके छींटे कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार पे उड़ाने का प्रयास हो रहा था, ऐसे में सिंगल हैंडेडली सबके सामने संजय राउत ही खड़े होकर डिफेंड कर रहे थे। आज संजय राउत को जरूरत है तो शिवसेना प्रमुख यदि उनके समर्थन में साथ में आए तो कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने नितिन गडकरी का वो रेफरेंस दिया जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हमने बहुत विस्तृत बात की, लेकिन देश में जो चीजें चल रही है उसमें उन्होंने हिटलर का भी जिक्र किया। और आप देखिए जेपी नड्डा साहब ने ये बात कही हाल ही में, जब वो ये कहते हैं कि अब देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। इसके मायने क्या है कि उनका कहना है कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, लेफ्ट समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सारी रीजनल पार्टीज भी हम समाप्त हो जाएगी, तो देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी। तो फिर क्या देश में जो अपना लोकतंत्र है वो समाप्त होगा, क्योंकि सिंगल पार्टी में लोकतंत्र नहीं होता।
फिर वो तानाशाही होती है, जैसी चाइना में है, जैसी हिटलर ने जर्मनी में की थी, और तमाम तानाशाही देश विश्व के पटल पे दिखते हैं जिनका इतिहास ही रहा है। तो ये जो है तानाशाही रवैया की तरफ जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि कई राज्यों में सीबीआई को बैन कर दिया। जब सीबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तब ये था कि ये राज्य तय करेगा कि सीबीआई उनके क्षेत्र अधिकार जो है सीबीआई का उनके राज्य में होगा कि नहीं होगा। कई राज्य है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र भी, जिन्होंने वर्तमान में जो सीबीआई का यूज हो रहा था, उनको लग रहा था कि ये सिंगल हैंडेडली विपक्ष के लिए हो रहा है, तो उन्होंने मना किया। लेकिन सरकार ने इसका रास्ता ईडी से ढूंढा, ईडी को थोड़ा ज्यादा एम्पावरमेंट किया, और ईडी लगातार उतरते आ रहा है। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस वक्त जनता का जो मन है वो क्या है? क्या ये जो बार बार जेल जाना, छापे मारना, पार्टी को तोड़ना, है ना, वफादार और गद्दार की जो बहस चल रही है, और दो लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल चला रहे हैं, एक सीएम और एक डिप्टी सीएम की सरकार, दो लोगों की, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या उद्धव ठाकरे के प्रति थोड़ा बहुत एक सहानुभूति कहीं आपको दिखती है? सहानुभूति थोड़ी बहुत नहीं दीपक जी, बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखती है। सवाल ये है कि बाय एंड लार्ज करप्शन अब ये इशू रहा नहीं है। मतलब ये बहुत शर्मसार बात है, लेकिन जो वस्तुस्थिति है हमने एक्सेप्ट करनी होगी। हम करप्शन का समर्थन नहीं करते, लेकिन भ्रष्टाचार रहित कौन सा राजनीतिक दल है जो भ्रष्टाचार रहित नहीं है? क्या यदि बीजेपी कहती है हम भ्रष्टाचार रहित है, तो क्या माधेपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस लोगों के सामने नहीं है? क्या हुआ उस केस का? हजारों करोड़ रुपए का आज भी पता नहीं पड़ा कि पैसे कहां गए, और उसके लिए दोषी कौन? कोई किसी को अफिडेविट देता है, अफिडेविट मिस होता है, कोई किसी को ग्रीन सिग्नल देता है, कोई कोऑपरेटिव बैंक का एक डायरेक्टर कहता है कि केस वापस ले लो, और केस वापस हो जाता है। ये तमाम अल्टीमेटली उन लोगों के पैसे कहां गए? पैसे गए तो गए ना, वो तो भ्रष्टाचार का अभी तो समाप्त ये नहीं हुआ। अब संजय राउत के मामले में आते हैं। पात्रा चाल जो एक माड़ा की एक चाल है, वो माड़ा की जमीन है, करीब करीब 47 एकड़ है, 672 फ्लैट मतलब उसमें लोग टेनेंट रह रहे थे, उसको रीडेवलप करना था। तो महाराष्ट्र के कानून के अनुसार रीडेवलपमेंट के लिए जो चाल के लोग होते हैं उनका एक यूनिट बनता है, उनका म्हाड़ा का, और एक बिल्डर जो उसको करता है, तैयार करता है, मतलब रीडेवलप करता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत जो डेवलपर है वो 672 लोगों को वहां से खाली करवाता है, उनको रहने की व्यवस्था करता है या किराया देता है, वो जहां रह रहे होंगे, और उस क्षेत्र को डेवलप करके उनको जो वर्तमान में जो उनके पास जगह है, फ्लैट है, 2 रूम का है तो 3 रूम का मिलता है, 3 रूम का है तो 4 रूम का मिलता है, बड़ा फ्लैट। और बाकी जो एसएफआई है या एफआईएस क्या बोलते हैं उसको, जो जी, जो जगह स्लम होती है, डेवलपमेंट, जी हाँ, जी। स्लेट डेवलपमेंट, वो किसी और को बेचने की उनको परमिशन होती है। ये प्रॉफिटेबल काम है। तो एक कंपनी आती है, वो कंपनी उसको टेक ओवर करती है, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। अब ये जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये हिंदुस्तान डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये जो बहुत बदनाम कंपनी है एचडीआईएल, इसी का ऑफशूट है, इसी की सिस्टर कंसर्न है। जी, अब आपकी एचडीआईएल जो है, वो एचडीआईएल 1600 करोड़ रुपए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के गबन में अटक जाती है। उसमें उसके उसके ऊपर जब एक्शन होती है, तो उसकी ही एक दूसरी कंपनी जो है, गुरु आशीष कंपनी, इसके ऊपर भी सीबीआई पहुंच जाती है। अब उसमें ये पाया जाता है कि वो जो जमीन थी डेवलपमेंट के लिए ली, लोगों के से घर खाली करवाए, लेकिन उन्होंने जमीन डेवलप तो की नहीं, और 901 करोड़ को ये जमीन का कोई कुछ पोर्शन 9 बिल्डर्स को बेच दिया, और उस जमीन पे कुछ भी नहीं किया। आज उस जमीन पे ये हालत है कि जिन लोगों ने अपनी शादी के पहले वो आज उनकी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उसमें उसमें आज लेकिन एक संजय राउत का इसमें क्या दोष मैं है? वही इसमें वही आरोप मैं क्या? आता रहा हूं। तो उसमें उसमें ये हुआ कि ये जो कंपनी थी गुरु आशीष कंपनी, इस कंपनी को चार्जशीट हुआ ईडी का, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर रेड हुई, तो पता पड़ा कि एसडीआईएल ने 100 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए थे, या कंपनी ने उसको दिए थे। ये जब स्कैंडल आ गया, अब उसमें जी, हुआ, उसमें एक प्रवीण राउत नाम का डायरेक्टर था। वो प्रवीण राउत संजय राउत को जानते थे। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 85 लाख रुपए लोन दिया, मतलब उनके अकाउंट में दिया। ये व्हाइट में ट्रांसफर है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है। उसके बाद संजय राउत की पत्नी ने 55 लाख रुपए वापस किए। वो जो 85 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी ने लिए, उससे एक दादर में फ्लैट खरीदा।
ये जी। स्कैंडल है। अब उनका ये कहना है, ईडी का ये कहना है कि ये जो फ्रॉड पत्राचाल का 1,000 करोड़ का, इसमें इन्वॉल्वमेंट है संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत के पत्नी ने उसमें इन्वॉल्व एक डायरेक्टर के पत्नी से लोन लिया। ये रिलेशन निकाला उन्होंने। मतलब अगर मैं कहूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। आपने जो कहानी बताई कि एक वहां पर स्लम एरिया था, स्लम एरिया को डेवलप करना था, उसका ठेका हुआ, और उस ठेके में बजाय वहां पर डेवलप करने के वो जमीन बेच दी गई, और जिस कंपनी ने बेची वो जमीन, उसके एक डायरेक्टर जो थे वो प्रवीण साहब थे, और प्रवीण साहब जानते थे संजय राउत को। उनकी पत्नी ने 85 लाख रुपए जो है लोन दिया, उस पैसे से 35 लाख रुपए से एक फ्लैट खरीदा गया और 55 लाख लौटा दिए गए। यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस स्कैम में नहीं है, ऐसा लग रहा है। इस स्कैम में मुझे नहीं लगता, और आगे पीछे कोर्ट में जाने के बाद ये स्टैंड भी नहीं होगा। यदि आप जिससे लोन लेते हैं उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है कि ये कि नहीं पता नहीं है अपने को। यदि तो उसके भाव बाद आप पैसा वापस भी करते, ये आता वैसा ही हूं। हुआ जैसा जैसा गडकरी के ऊपर आरोप लगे थे। गडकरी के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने इस कंपनियों से पैसे लिए। वो कंपनी से पैसे भी लिए थे और कंपनियों को पैसे वापस भी हो गए थे। कंपनी से पैसे लिए, कंपनी को पैसे वापस कर दिए। ये रेगुलर कारपोरेट ट्रांजैक्शन था दो कंपनियों के बीच का। ये ट्रांजैक्शन होने के 5 साल बाद जिस कंपनी से पैसे लिए थे उस कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड होती है। तो गडकरी को नोटिस आता है, गडकरी की कंपनी को, तो गडकरी की कंपनी बोलती कि 5 साल पहले ही हमने ट्रांजैक्शन किया, पैसे लिए थे और पैसे वापस कर दिए। उसमें गडकरी के कोई लेना देना नहीं था और गडकरी पूर्ण रूप से छूट गए। ये बताइए कि अगर शिवसेना के हर नेता को आप पर्सनली जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं आप, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये अभी बात आ रही है, प्रताप सरनाइक की बात आ रही है, यामिनी की बात आ रही है, या एकनाथ शिंदे की बात आ रही है, नारायण राणे जो है वो जुड़े रहे, छगन भुजबल जुड़े रहे, ये जो नेता हैं एकनाथ शिंदे के लेवल के, इनकी माली हैसियत क्या है, इनके पास कितनी हजारों दौलत है, उनके पास कितनी दौलत है, और संजय राउत भी क्या दौलतमंदों की कतार में खड़े होते हैं? क्या ये भी बेशुमार दौलत है इनके पास भी? क्या इनके पास भी दो बहुत सी बिल्डिंगें हैं? क्या ये भी दो बात खरबपत्ती हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह इनके पास, संजय राउत के दो, पास? संजय दो राउत की बातें। माली हालत और एकनाथ शिंदे की माली हालत क्या है? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी संजय राउत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके पहले एक पत्रकार थे। बंबई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कॉस्टली है। पत्रकार आप भी है और पत्रकार मैं भी हूं। आज भी हम दिल्ली में फ्लैट लेने का सोच नहीं सकते और कहीं जी। और प्लॉट लेने का सोच नहीं सकते। यदि संजय राउत के पास एक बड़ी खुद का घर है, दादर में फ्लैट भी लिया उन्होंने, और जब 9 प्लॉट जो मिले हैं, जो अलीबाग के एक बीच पर, हम्म। वो 9 प्लॉट भी सीज किए हैं ईडी ने। तो वो 9 प्लॉट आपने कैसे लिए, ये भी सवाल ये नहीं है। सवाल आप राजनीति में है, क्योंकि संजय राउत अब पत्रकार नहीं रहे। जब राजनीति में जाता है तो चढ़ावा तो चढ़ता है, लेकिन ये होता है नजराना, एक होता है जबराना। बाकी लोगों के पास जबराना है, जबरदस्ती इकट्ठा किया हुआ, और उसकी उसकी जो तादाद है वो हजारों करोड़ में जाती है। इन 40 लोगों में से ऐसा शायद ही कोई होगा कि जो भले ही लीगली बोलता होगा कि मेरे पास, या इनकम टैक्स भरता होगा कि मेरे पास इतना ही है, लेकिन यदि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उनके साले के नाम पे, उनके ड्राइवर के नाम पे, उनके दोस्तों के नाम पे, जो कल तक झोपड़पट्टी में थे, आज करोड़पति और अब्जोपति हो गए, ये पैसा ट्रांजैक्शन करने की बात है। आज आज की जो हालात हैं, चलिए ठीक है, संजय राउत जो है, आपका कहना है कि उनको दौलत की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं जाना जाता है। उनको अपने बिल्कुल संपादक और सामना का अखबार निकालते थे, और उनको बाला साहब ठाकरे ने कलम पकड़ाई थी सामना की, उससे पहले वो क्राइम रिपोर्टर थे। ये बात बिल्कुल एकदम सही है कि उनकी दौलतमंद के तौर पे पहचान नहीं होती, लेकिन जो दौलतमंद नेता हैं, जिन्होंने, आपने कहा, जबरिया पैसा कमाया, और जिनके पास ट्रकों जो है दौलत है, ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है और संजय राउत जेल जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे को कुर्सी से बाकायदा खींच के हटा दिया गया है, आपको क्या लगता है कि जो शिवसेना के मराठी मानुस जो सपोर्टर हैं महाराष्ट्र में, आज वो क्या सोच रहे हैं कि अगर 6 महीने बाद, मान लीजिए अगर चुनाव होता है महाराष्ट्र में, तो आप उद्धव ठाकरे को कहां खड़ा देखते हैं, एकनाथ शिंदे को कहां खड़ा देखते हैं, भाजपा को कहां खड़ा देखते हैं? अंतिम सवाल। यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो मुझे आज भी शिवसेना एक अपर हैंड पे दिखाई देती है। लोगों की सहानुभूति उनके पास है,
वो नए तरीके से शिवसेना बनाएंगे, शिवसेना बिल्ड करेंगे। कई लोग जो थे शिवसेना में, इन 40 लोगों से त्रस्त थे, क्योंकि ये बार-बार चुनाव यही लोग लड़ रहे थे, उनको चांस ही नहीं मिल रहा था। वो लोग बहुत खुश है कि चलो जगह खाली हो गई, अब हमारा भी नंबर लग सकता है। ऐसा नहीं कि शिवसेना में लोग नहीं है, शिवसेना में बहुत लोग। आम आदमी जो कैडर है शिवसेना का, वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। सवाल ये है कि ईडी के ऊपर लोगों का विश्वास उड़ गया है, और ये जो बीजेपी कर रही है, इससे आपको तात्कालिक लाभ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कुछ हद तक मिल सकता है, लेकिन एक लार्जर पिक्चर यदि मैं देखूं, लोकसभा और विधानसभा, उस पिक्चर में बहुत तकलीफ होगी बीजेपी को, क्योंकि जो बीजेपी दूसरे के भ्रष्टाचार पे आरोप लगाते हैं, तो वो बीजेपी के लोग भी जो सिंगल रूम में रहते थे, स्कूटर पे घूमते थे, आज वो जो टोयोटा की नई गाड़ी आई है वेलफायर, हाँ वेलफायर जो है 2-2.5 करोड़ की, तो वेलफायर में जो लोग घूमते हैं, तो लोगों को समझ में आ गया स्कूटर वाला वेलफायर में ऐसा क्या जाता है। ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए। इन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व, हम हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व के साथ कुछ नहीं था। ईडी की नोटिस जाती है, हिंदुत्व याद आता है। ईडी की नोटिस जाती है, जो कल तक लाओ रे वीडियो करके पूरे महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करते थे राज ठाकरे, अब वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, क्योंकि एक ईडी की नोटिस उनको भी गई थी। तो ये जो ईडी की पीड़ा है, इससे छूटने के लिए सबसे बड़ा जो टैबलेट है, एक छोटी सी, बड़ी मतलब एक छोटी टैबलेट है, कमल ब्रांड टैबलेट, यदि वो आप खा लो तो आपको ईडी का प्रकोप खत्म हो जाता है। यदि आप अब अशोक वानखेड़े भी कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। और वैसे भी 3 अगस्त को ये जो साहब हैं रमन्ना साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दारोमदार इन्हीं के ऊपर है कि जो धनुष बाण है, बो एंड एरो, जो सिंबल है शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे की पार्टी का, ये मातोश्री को दें या फिर बागी या दागी कह लीजिए या गद्दार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनकी टोली को दें, ये तय करना है और ये तय करेंगे रमन्ना साहब। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज उद्धव ठाकरे ने एक बात बहुत पते की कही। उन्होंने कहा कि लोगों के अच्छे दिन लाने के वायदे हुए थे, वो अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन एक चीज़ उद्धव ठाकरे ने कही कि जो अच्छे दिन नहीं ला पाए उनके बुरे दिन ज़रूर आएंगे, और जब बुरे दिन आएंगे तो यही जनता उनको आईना दिखाएगी। ये उद्धव ठाकरे का कहना है। और अगर आप तारीख देखें, इतिहास देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसे अभिमान शीशे की तरह तोड़े गए हैं, बिखरे हैं, टूट गए हैं। अभिमान हमेशा ज़्यादा दिन चला नहीं किसी का, क्योंकि जनतंत्र में आखिर में जनता ही आगे आती। तो देखते हैं उद्धव ठाकरे की बातों में कितना दम है, और क्या वाकई जो उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हैं, भले ही वो बाजी हार जाएं, लेकिन उनके प्रेडिक्शन सच होते हैं कि नहीं, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आखिर में एक वही इल्तिजा, वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, वीडियो शेयर करिए। यही सब मुझे आपसे कहना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपके कोई सजेशंस हों, किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो ज़रूर आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।